Hello everyone, welcome to the session and today we are going to start with the top PYQs of application of derivatives from JEE Main 2024। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सिलेबस देख लेते हैं। मुझे पता है ये 5 टॉपिक्स होते हैं टोटल और इन 5 टॉपिक्स में से टेंजेंट नॉर्मल सिलेबस का पार्ट नहीं है सर, अब 2024 में भी नहीं था। मीन वैल्यू थ्योरम ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो टेक्निकली 3 ही टॉपिक्स बचते हैं हमारे पास एओडी के अंदर। यस, रेट मेजर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो 2024 में कहां से क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे क्वेश्चन पूछे गए देख लो एक बार जल्दी से। देखो रेट मेजर के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आया 2024 में। जनरली एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज्यादा कभी पूछे नहीं जाते, बट एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली। 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में से पूछे गए हैं, मैक्सिमा मिनिमा में पूछे गए हैं, और उसमें भी मैक्सिमा मिनिमा की वेटेज सबसे ज्यादा रहती है। तो सिर्फ 2024 की बात नहीं है, 2023 में भी 2022 में भी अगर तुम नोटिस करोगे मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस हमेशा ज्यादा पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते नहीं है, तो इसीलिए ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते इस पे। यस, और अगर इन दो टॉपिक्स की बात करें, टेंजेंट नॉर्मल में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया 2024 में, जो कि अच्छी बात है, सिलेबस में नहीं था। बट मीन वैल्यू थ्योरम ये सिलेबस में नहीं था, बट फिर भी इसमें से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। तो क्या करेंगे हम, ये 2 क्वेश्चंस की भी डिस्कशन करेंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना मुझे, बट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कल को अगर दोबारा से ऐसा क्वेश्चन आ गया आई शुड बी एबल टू सॉल्व इट। यस, तो आज जो भी हम टॉप पीवाईक्यूज करने वाले हैं उसमें मेजर जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मैक्सिमम मिनिमा के मिलेंगे। कुछ 2-3 क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के करेंगे, कुछ 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली 2 क्वेश्चन मीन वैल्यू थ्योरम के करेंगे। यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। राइट, ठीक बात है। तो स्टार्ट करा जाए सेशन। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के देख लो स्टेटमेंट। लेट जी एक्स इज इक्वल टू दिस। जी एक्स एक फंक्शन गिवन है जो कि एफ वाले फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, एंड एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0। इसको देख के बताओ भाई क्या आइडिया लग रहा है। एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, डबल डेरिवेटिव की बात हो रही है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो क्या आइडिया लग रहा है। कुछ लोग तो बोल देंगे कि सर जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो एफ एक्स होगा वो कैसा होगा, कनकेव अपवर्ड्स होगा। सही बात है क्या। तो डबल डेरिवेटिव हमें कॉन्केविटी के बारे में बताता है, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो सर जो एफ डैश एक्स है ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यस और नो। यही तो होता है कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। तो अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो इस चीज को इंटरप्रेट करने के ये 2 तरीके हो सकते हैं। और ये जो कॉन्केविटी वाला तरीका है ना, ये काफी रेयरली यूज करते हैं हम क्वेश्चंस में। तो काफी चांसेस है कि सर मैं तो ना इसी का यूज करूंगा कि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका यूज नहीं आएगा। बट मुझे पता होना चाहिए, अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में कॉन्केविटी पूछ ली जाए तो मुझे पता होना चाहिए ये मतलब होता है इसका। यस, और ये भी ध्यान रखूंगा मैं नेक्स्ट टाइम से कि सर अगर मुझे बोल दिया जाए ना एफ ट्रिपल डैश एक्स नेगेटिव है, उसका मतलब क्या होगा कि एफ डबल डैश एक्स कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो जो भी डेरिवेटिव की बात चल रही है उससे एक स्टेप नीचे वाला जो डेरिवेटिव है उसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे कमेंट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इंटरवल दे रखा है 0 से लेके 3 के बीच का। ठीक है, इफ g इज डिक्रीजिंग इन 0 टू अल्फा एंड इंक्रीजिंग इन अल्फा टू 3 देन 8 अल्फा इज। तो पूरे क्वेश्चन को देख के एक चीज तो समझ में आ रही है कि सर g फंक्शन की ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले इंटरवल फाइंड करने की बात हो रही है। तो बाकी क्वेश्चन से अभी मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे ज्यादा समझ में आया भी नहीं है। बट एक चीज हमें क्लियर है कि सर जी एक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, तो क्या करना होता है, जी डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं सर, उसके बाद देखी जाएगी जो भी होगा। यस, सो लेट अस फाइंड द जी डैश एक्स फंक्शन। प्लीज सी, कर दो डिफरेंशिएट, ध्यान से करना, चेन रूल लगेगा। 3 टाइम्स एफ डैश एक्स बाई 3 इंटू 1/3 माइनस एफ डैश 3 माइनस एक्स। ये 3 तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहां तक आ गए हम। अब काफी लोग यहां पे आके स्टक हो जाते हैं कि सर आगे क्या करें। तो देखो प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है क्योंकि मैंने ना कुछ कंडीशन नहीं लगाई है इस पे। तो मैं एक काम करता हूं, या तो मैं इंक्रीजिंग के लिए सोल्व कर लेता हूं बैठ के, या फिर डिक्रीजिंग के लिए, कोई एक चीज के लिए सोल्व कर लो। यस, तो सपोज मैं इंक्रीजिंग के लिए सोल्व करना चाह रहा हूं, तो अगर जी डैश एक्स इंक्रीजिंग है तो इसको ग्रेटर देन 0 कर देते हैं।
तो अब ये मेरा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, इसको सोल्व करने। तो करें ट्राई, देखो करते हैं, चलो। सो ये बन गया एफ डैश एक्स बाई थ्री इज ग्रेटर देन एफ डैश थ्री माइनस एक्स। थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लगना स्टार्ट हो गया सर, नहीं? बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्या दोनों साइड से एफ डैश को कैंसिल आउट करा जा सकता है? हाँ जी सर, दोनों साइड पे ना कोई फंक्शन हम अप्लाई कर भी सकते हैं और उसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मुझे देखना पड़ता है कि वो वाला जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है फिर तो इनको रिमूव करने से इनइक्वालिटी सेम रहेगी, बट अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो एफ डैश एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या? हाँ जी इंफॉर्मेशन है। तो बिकॉज एफ डैश इज इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो हटा दो दोनों तरफ से। तो ये चीज कई बार हम मिस कर देते हैं। तो अगर क्वेश्चन में दे रखा होता ना एफ डैश डिक्रीजिंग फंक्शन है, मुझे यहां पे इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ती। ध्यान रखना इस चीज का। डन। तो बस हो गया, एक्स की वैल्यूज आ गई। इतना आसान था ये, तो देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था बट बड़े इजीली सॉल्व हो गया। सो 4x/3 इज लेस देन कितना? 3। सो x की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन 9/4 आ गई। क्या मतलब है इस चीज का कि सर जब x 9/4 से छोटा होगा ना, g डैश x पॉजिटिव होगा, मतलब फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये पता चल गया कि gx इज इंक्रीजिंग इन 0 से लेके 9/4। तो ऑटोमेटिकली जो बाकी इंटरवल बच गया 9/4 से लेके 3 का, उसमें क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। सो gx इज डिक्रीजिंग इन 9/4 से 3। क्या पूछा गया था? यही पूछा गया था सर, अल्फा की वैल्यू तो पूछी गई थी, बट मैंने तो फिर गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ करी मैंने? ओह सो सॉरी, सो सॉरी। जो चीज के लिए मैं आपको समझा रहा था इतनी देर से, वही गलती मैंने कर दी है कि सर अगर एफ डैश इंक्रीजिंग था, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करनी थी मुझे। यस। सो क्या आ गया ये? 4x/3 इज ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 9/4। तो उल्टा कर दिया था मैंने, सॉरी। बट मुझे यहां से देख के पता चल गया कि इसने उल्टा लिखा है, तो हमारा आंसर गलत हो गया। यस। तो gx इंक्रीजिंग हो गया किसमें? 9/4 से लेके 3 में, और डिक्रीजिंग हो गया 0 से 9/4। डन। सो अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अल्फा कितना आ गया? 9/4 आ गया। पूछा क्या गया था? 8 अल्फा पूछा गया था। सो 8 अल्फा विल बी इक्वल टू 18। सो वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? और ये ना बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपको हर किताब में भी मिल जाएगा, हर टीचर के नोट्स में भी मिल जाएगा, और जेई में भी काफी बार रिपीट हो चुका है सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन। 24 में आया था, 23 में भी ऐसा आया था, प्रीवियस ईयर्स में भी कई बार पूछ लिया गया है। ठीक बात है, तो ध्यान रखेंगे इसका। ओके, coming to the next question. Let us read the statement. For the function fx equal to this, interval given है 0 से π/2. Consider the following two statements. क्या पूछा गया? फर्स्ट में f is increasing, सेकंड में f dash is decreasing. पता चल गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं सर, सिर्फ डिफरेंशिएट करके पॉजिटिव नेगेटिव तो चेक करना होता है। तो f का डेरिवेटिव चेक करूंगा मैं, और f डैश का डेरिवेटिव चेक करूंगा। तो मतलब 2 बार तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये बात तो पक्की हो गई है। क्या पूछा गया? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी नहीं है? कर देते हैं, बड़े आराम से हो जाना चाहिए। तो लेट अस फाइंड एफ डैश एक्स फर्स्ट। देखो क्या आएगा एफ डैश एक्स? साइन का डेरिवेटिव कोस हो गया, +3 माइनस 2/π कॉन्स्टेंट नंबर है, ब्रैकेट में कितना आ गया? 2x+1। ये चीज आ गई है। अब अगर मुझे चेक करने की फंक्शन f इंक्रीजिंग है कि नहीं 0 से π/2 में, तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लग रहा है कुछ देख के आइडिया? तो देख के तो नहीं आइडिया लगेगा कभी भी। क्यों? क्योंकि सर दो ना डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आ गए हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो देख के तो बता ही नहीं पाऊंगा मैं, तो प्रॉब्लम हो गई है फिर तो। यस, क्या करा जाए? देखो पहला काम तो वही करते हैं जो मैंने पहले भी बताया था आपको, कि जब भी कंफ्यूजन हो ना, तो कोई ना कोई एक केस बना के सोल्व करना स्टार्ट कर दिया करो। या तो ग्रेटर देन 0 बना के सोल्व करना स्टार्ट कर दो, या लेस देन 0। बट क्योंकि मुझे f इंक्रीजिंग की कंडीशन चाहिए, तो f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो इसको क्या करना है? मुझे ग्रेटर देन 0 करना है, f डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो उससे क्या होगा? मेरे पास एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी, हमारे लिए ऑब्जर्व करना आसान हो जाएगा। चेक करो क्या आ गया। ये कंप्लीट थिंग ग्रेटर देन 0 है। अब कैसे चेक करूं मैं? एक चीज याद रखा करो, जब भी दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, मेरे पास दो तरीके होते हैं उसके साथ डील करने के। कौन कौन से?
एक तरीका तो होता है ना सर कि मैं ना ग्राफ की हेल्प ले सकता हूं, अगर ग्राफ बनाना पॉसिबल है यहां से मेरा बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर मुझे नहीं पता चल पा रहा कि ये पूरी चीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो मैं तो क्या करूंगा, इसको एक नया फंक्शन मान लूंगा, gx मान लेंगे, लेट gx इज द न्यू फंक्शन, और फिर मैं इसका बिहेवियर चेक करूंगा बैठ के, इसको डिफरेंशिएट करके देखूंगा कि भाई कहां पे इंक्रीजिंग आ रहा है कहां पे डिक्रीजिंग आ रहा है। ये दो मेथड्स होते हैं, ठीक बात है। तो पहले तो ग्राफ से ट्राई करके देखते हैं, लेट अस सी, ग्राफ बनाने की ट्राई करें क्या। एक काम करते हैं, cos x का ग्राफ तो आता है सर, बाकी सब कुछ ना दूसरी साइड पे ट्रांसपोज कर देते हैं। सो क्या बनेगा, cos x इज ग्रेटर देन ये पूरी चीज -3। बना दो ग्राफ। कितने इंटरवल में चाहिए, सिर्फ 0 से π/2 में चाहिए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये आ गया 0, ये आ गया π/2, cos x का ग्राफ मुझे पता है कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 1 है। अब इसका ग्राफ बनाओ ध्यान से, बन तो जाएगा, मुझे पता है स्ट्रेट लाइन बनेगी सर, स्लोप पॉजिटिव है, नीचे से ऊपर जाएगा। तो बस मैं एंड पॉइंट्स पे वैल्यू देख लेता हूं, 0 पे देख लेता हूं, π/2 पे। 0 पे कितनी वैल्यू आएगी, 2/π-3, यस। तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 2/π-3 है, और x इक्वल टू π/2 पे चेक करो कितनी वैल्यू है। π/2 रखेंगे तो सर ये पाई हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया। सो 2 + 2π/-3 ऐसा कुछ आ रहा है। तो चेक करके बताओ, x इक्वल टू 0 वाली वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव वैल्यू है सर, तो मान लो यहां पे है 2/π-3। और जो दूसरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू बताओ देख के पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये तो कितना बन गया, 2/π-1 बन गया। और पाई क्या होता है, 3.14 समथिंग, तो ये भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। सो π/2 पे भी इसकी वैल्यू तो नेगेटिव है सर, तो ना ऐसा कुछ आ गया ये तो नहीं। तो ये ग्राफ बन चुका है मेरा, y इज इक्वल टू 2/π 2x + 1 - 3। क्या पता चला, ग्राफ को देख के पता चल गया सर कि cos x तो ना हमेशा इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि cos x का ग्राफ हमेशा इसके ऊपर आ रहा है। तो बन गई बात, इसका मतलब ये वाली इनइक्वालिटी तो हमेशा सेटिस्फाई करेगी, तो x की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाएगा, 0 से π/2 वाली के लिए। और अगर 0 से π/2 सबके लिए ट्रू है, मतलब सबके लिए f' पॉजिटिव है, मतलब यस f वुड बी द इंक्रीजिंग फंक्शन। पता चल गया, यस। सो स्टेटमेंट नंबर 1 वुड बी करेक्ट। सही बात है ये तो। अच्छा, मेथड 2 से भी देख लें एक बार, इसको नया फंक्शन मान के डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। और वैसे भी मुझे पता ही है डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, सेकंड वाली स्टेटमेंट को भी तो चेक करना है ना कि f' डिक्रीजिंग है कि नहीं। तो एनीवे वी हैव टू फाइंड द f'। सो लेट अस फाइंड f' फ्रॉम हियर। तो चेक करो एक बार। सो f' क्या आएगा, यही था मेरा f' तो राइट। सो f' वुड बी, इसको ना मैं यहां पे कर लेता हूं, f' वुड बी कितना, -sin x -2/π कांस्टेंट नंबर है, इंटू 2x + 1 है तो 2 आएगा। ये आ गया f'। देख के बताओ कुछ आइडिया लग रहा है क्या, -sin x -4/π आ गया। ये तो सर बड़ा इजीली पता चल रहा है, x क्योंकि 0 से π/2 के बीच में है, तो sin x तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कंप्लीट थिंग क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। सो f'' नेगेटिव हो गया। और अगर f'' नेगेटिव है तो दैट मींस यस f' कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो ऑप्शन 2 इज आल्सो करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 2 इज आल्सो करेक्ट, यस। तो यहां से मुझे f' के डिक्रीजिंग का पता तो चल गया, बट थोड़ा सा ध्यान दो, क्या बोल रहे थे हम लोग कि अगर मुझे इसको चेक करना है ना कि ये पॉजिटिव है कि नहीं, उसमें भी ये मुझे हेल्प कर सकता है इसका डेरिवेटिव। तो चेक करो इसका डेरिवेटिव कैसे हेल्प करेगा। तो ये जो f'' आया ना मेरे पास, ये नेगेटिव आया, मतलब f' डिक्रीजिंग फंक्शन आया, और हमने क्या करा था, gx को माना था f' के बराबर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट ध्यान देना, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि भाई जिस फंक्शन को तुम्हें चेक करना है कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है, सिंपल तरीका क्या होता है, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन से सब कुछ पता चल जाता है कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग है। तो यहां पे मुझे क्या पता चल रहा है कि भाई gx वाला फंक्शन डिक्रीजिंग है, और अगर gx डिक्रीजिंग है तो इसका मोटा मोटा ग्राफ बना सकता हूं मैं 0 से π/2 में। कैसे, g ऑफ 0 की वैल्यू चेक करो क्या आएगी,
G0, ये मेरा Gx था, तो G0 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, cos 0 1, 3 + 1 4, सो 4 - 2 बाई पाई, ये वैल्यू आ रही है G ऑफ 0 की। यस, तो यहां पे वैल्यू आ गई 4 - 2 बाई पाई, और π/2 तक आएगा डिक्रीज करता हुआ। π/2 पे चेक करो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, G π/2 कितनी वैल्यू आ रही है, cos π/2 is 0, this would be 3, so 3 - 2 बाई पाई इंटू पाई प्लस 1, ऐसा कुछ आ रहा है। सो चेक करो एक बार, 3 - 2 - 2 बाई पाई, ये वैल्यू आ गई, जो कि मुझे पता है हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा ये तो देख रहे हो G ऑफ π/2 भी पॉजिटिव नंबर है, तो ये Gx का ग्राफ बन गया। क्या पता चल रहा है ग्राफ को देख के कि सर सारी की सारी ना पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो Gx हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और वही तो चेक करना था कि Gx ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, तो हाँ जी हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब f' हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन f इंक्रीजिंग आ गया। आ रही है बात समझ में? तो नेक्स्ट टाइम से मैं याद रखूंगा, अगर पहला ऑप्शन तो मेरा, पहली चॉइस तो हमेशा ग्राफ होगा, अगर ग्राफ से पता चल जाए ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो ये काम करा जा सकता है, एक डिफरेंट फंक्शन मानो, डिफरेंशिएट करके उसका बिहेवियर चेक कर लो, कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग है। डन? ओके, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये ना बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने अभी करा है, दो स्टेटमेंट्स दे रखी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रही है, तो इसको एज अ पार्ट ऑफ द होमवर्क दे रहा हूं, आपको ट्राई करना, कमेंट्स में बताना क्या आंसर आ रहा है इसका। डन? बढ़िया क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच दिस फंक्शन डज नॉट हैव एनी क्रिटिकल पॉइंट, ठीक बात है, क्रिटिकल पॉइंट नहीं होना चाहिए, इज द इंटरवल a, b, तो p की वैल्यूज दे रखी है मुझे, देन 16 टाइम्स ab इज इक्वल टू 0। तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी स्टेटमेंट है कि सर p की वैल्यूज फाइंड करनी है सो दैट दिस फंक्शन डज नॉट हैव अ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन पता है हमें क्या होती है, कौन से पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स बोला जाता है, जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 होता है या अनडिफाइंड, ये दो कंडीशंस होती है ना, ठीक है। अब इस केस में मुझे पता है कि सर इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना तो अनडिफाइंड तो कभी होगा ही नहीं, कोई ऐसा फंक्शन है ही नहीं जो अनडिफाइंड बन पाए, तो बस मुझे क्या करना है, f' को 0 नहीं होने देना। सो कंडीशन ये लगेगी f' नॉट इक्वल टू 0। ट्राई करके देखते हैं, सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा, मेथड वाइज तो पता है आसान ही क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बची है कर लेते हैं। f' फाइंड करो क्या आएगा, सो दिस इज, अच्छा पहले थोड़ा सिंप्लीफाई भी हो रहा है सर, ये तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, माइनस कोस 2 थीटा बनेगा, इसके बराबर है। अब कर लेते हैं डिफरेंशिएट, आसान हो जाएगा। सो चेक करो, f' कितना आया, p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कोस का माइनस साइन हो गया, 4 का फैक्टर आगे शिफ्ट होगा तो 4 साइन 4x, इसका प्लस 2 इंटू 2 माइनस p, नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन चल रही है हमारी। यस, अच्छा अब क्या करें सर, 2 से तो एक तो मैं डिवाइड कर दूंगा, चलो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, तो एक चीज और दिख रहा है कि सर इसके फैक्टर्स भी बन जाएंगे, एक फैक्टर बनेगा p-4, एक p-2, एक p-2 यहां पे है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई तो और कर पाएंगे, तो कर लेते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, जितना समझ में आ रहा है उतना तो करते जाओ कम से कम, ये सिचुएशन है। सो p-2 इज कॉमन, ब्रैकेट में वी हैव 2 टाइम्स p-4 साइन 2x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से एक वैल्यू तो मेरी आ गई, देखो p-2 ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों में से अगर कोई भी 0 हो गया तो इनका प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा, सो किसी को भी 0 नहीं होने देना। सो p-2 नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस कंप्लीट थिंग इज नॉट इक्वल टू 0। सो एक वैल्यू तो मेरे पास p की आ गई है सीधे सीधे, p नॉट इक्वल टू 2। दूसरी वैल्यू चेक करो, अच्छा अब यहां पे प्रॉब्लम आएगी सर मुझे, यहां से तो मैं p की वैल्यू कैसे फाइंड करूं, सो दिस इज द क्रिटिकल स्टेप जिसमें आके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सर मुझे तो p की वैल्यूज चाहिए थी, बट यहां पे तो x वाली टर्म्स भी प्रेजेंट है, तो p का आंसर x की टर्म्स में थोड़ी आ सकता है, वो तो कुछ कांस्टेंट वैल्यूज ही आएंगी, तो यहां पे आके कैसे प्रोसीड करा जाए, बता सकते हैं कोई?
तो एक चीज हमेशा याद रखा करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या, हर चैप्टर में ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है कि सर मेरे पास इक्वेशन आ गई है या इनइक्वालिटी आ गई है और उसमें दो दो वेरिएबल है, उसमें से एक की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो एक एग्जांपल देके बताता हूं मैं आपको, रिलेट कर पाओगे। मान लो मुझे ये पूछा गया कि भाई a प्लस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 चाहिए फॉर एवरी एक्स। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी। यस, तो द सिचुएशन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच a प्लस साइन एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स। दो दो वेरिएबल आ गए, वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, a की। तो स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, अगर मुझे a की वैल्यूज फाइंड करनी है, मैं क्या करूंगा ना, a को एक साइड पे रख लूंगा, बाकी सबको दूसरी साइड पे ट्रांसपोज करूंगा। तो आई वुड बी गेटिंग a ग्रेटर देन माइनस साइन एक्स। अब क्या करना है, अब कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ी समझ के देखो मतलब क्या है इसका। हमें a की वो वाली वैल्यूज चाहिए ताकि ये माइनस साइन एक्स से हमेशा बड़ा हो जाए। तो माइनस साइन एक्स की रेंज देखनी पड़ेगी सर, तभी पता चलेगा कि उससे बड़ा कैसे हो सकता है वो। सो माइनस साइन एक्स की रेंज फाइंड करूंगा मैं, इसकी रेंज मुझे पता है -1 से 1 होती है। तो अब सोच के बताओ तो मुझे, अगर माइनस साइन एक्स हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा तो a की वैल्यूज में कैसी रखूं ताकि ये हमेशा इससे बड़ा हो जाए। तो सर मैं तो a को 1 से बड़ा कर दूंगा। अगर a की वैल्यू मैंने 1 से बड़ी रख दी, 2 रख दी मान लो, तो क्या 2 हमेशा माइनस साइन एक्स से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। 1.5 रख दें, हमेशा बड़ा होगा, हमेशा होगा। 10 रख दें, हमेशा बड़ा होगा, हाँ जी। तो मैंने स्कीम क्या लगाई कि भाई इसकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती थी ना 1, उससे भी बड़ा कर दिया a को, तो मेरा काम हो गया, a इज ग्रेटर देन 1। ये तरीका होता है सोल्व करने का। यस, तो यही वाली चीज यहां पे बन रही है, दो दो वेरिएबल आ गए, उसमें से एक अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही काम करते हैं सर, p की वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं, जो x वाला फंक्शन है दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं उसको। सो लेट अस ट्राई, क्या बनेगा, 2 टाइम्स p माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन साइन 2x। चाहो तो इसी की रेंज फाइंड कर लो, x वाला फंक्शन तो यही है। तो नाउ द टारगेट इज टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इसकी रेंज पता है क्या मुझे, हाँ जी सर, कोसिकेंट वाला फंक्शन ये, इसकी रेंज तो पता ही होती है। x पे कोई कंडीशन है क्या, चेक करो, कोई इंटरवल दे रखा है, नहीं कोई इंटरवल नहीं है। तो 1 बाय साइन 2x की रेंज क्या हो जाएगी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। यस और नो, ठीक बात है। तो क्या पता चल गया कि सर ये जो पूरी चीज है ना, ये इस इंटरवल के अंदर नहीं लाई करनी चाहिए, दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, तो इस वाले इंटरवल के अंदर नहीं लाई करनी चाहिए। दैट मींस क्या पता चला, सो नाउ वी कैन से कि 2 टाइम्स p माइनस 4 किस इंटरवल में लाई करना चाहिए, -1 से 1 के बीच में लाई करवा दें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। बन रहा है इस बात का सेंस या नहीं बन रहा, बता दो मुझे। जिस इंटरवल में इसकी वैल्यू आ रही है उस इंटरवल में इसकी वैल्यू नहीं आ सकती, नहीं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां से जो बाकी इंटरवल बच रहा था वो मैंने ले लिया 2 इंटू पी माइनस 4 के लिए। बस यहां से p की वैल्यूज आ जाएंगी, कर दो सोल्व। 2 से डिवाइड करवा देते हैं, 4 ऐड कर देते हैं, 4 माइनस 1/2 कितना, 7/2, 4 प्लस 1/2 कितना, 9/2। ये p की वैल्यूज आ गई है। सो एक p का इंटरवल यहां से आया, एक यहां से आया था, नॉट इक्वल टू 2। चेक कर लो दोनों के इंटरसेक्शन लेके क्या आएगा। सो इंटरसेक्शन तो क्या है, यूनियन लेना है हमें। यस, तो चेक करो एक बार, 7/2 को 9/2 नॉट इक्वल टू 2, हाँ जी इसमें तो 2 है ही नहीं है, तो यही इंटरवल आ गया मेरा। सो p बिलोंग्स टू 7/2 से 9/2। दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ p। p अगर इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा तो ये कंडीशन भी अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ पाएगा। और हाँ जी इसी टाइप का इंटरवल दे रखा था हमें a टू b। सो a की वैल्यू 7/2, b की वैल्यू 9/2। चेक करो 16ab कितना आएगा, सो 16 इंटू 7/2 इंटू 9/2, कैलकुलेशन कर लेना, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो 28 इंटू 9, ऐसा कुछ आ रहा है, 252 आंसर आ रहा है। यस, सो बढ़िया क्वेश्चन था, आसान था, बट ये कंसेप्ट यूज हो गया, इसका मैं ध्यान रखूंगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना अगली बार से। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ये छोटी छोटी कंडीशंस ध्यान में रखा करो, पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए सिर्फ, फॉर विच द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा आ गया। लोकल मिनिमा का मतलब क्या होता है, क्या आता है दिमाग में लोकल मिनिमा को रीड करके, दो चीजें होती हैं सर, एक तो वहां पे f डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी, और दूसरा वहां पे f डैश एक्स का साइन कैसे चेंज होगा, पता है क्या, मिनिमा का मतलब ऐसे होगा सर,
पहले डिक्रीज कर रहा होगा फिर इंक्रीज कर रहा होगा। तो एक तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए उस पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स का साइन चेंज होना चाहिए नेगेटिव से पॉजिटिव, ये दो चीजें होती है इसमें। ठीक है, ऑफ द फंक्शन दिस, इस फंक्शन के लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं, सेटिस्फाइज दिस देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू। स्टेटमेंट क्लियर है क्या? क्या बोल रहे हैं कि भाई इस फंक्शन का जो लोकल मिनिमा वाला पॉइंट आएगा वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अल्फा बीटा की वैल्यूज बता दो, हो जाएगा बड़े आराम से। दो ही चीजें तो करनी है सर, एक तो इसका लोकल मिनिमा फाइंड करना है और एक इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, फिर इसको इसमें पुट करवा देंगे, बात बन जाएगी। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बची है, कर देते हैं बड़े आराम से। यस, करो ध्यान से। इसको मान लेते हैं फंक्शन एफ एक्स, लोकल मिनिमा चाहिए, डिफरेंशिएट कर दो चुपचाप। 1 का डेरिवेटिव 0, लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव ये, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज दिस, एफ डैश एक्स आ गया। अब देखो एक चीज सुनो मेरी ध्यान से, जनरली क्या करना होता है ना, जब भी मुझे लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा चाहिए होता है, मैं हमेशा एफ डैश एक्स फाइंड करके इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं, हमेशा यहां से एक्स की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। बट मैं ये चीज हमेशा अवॉइड करता हूं, पहले स्टेप पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मत पुट किया करो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया करो। क्यों? क्योंकि सर मुझे सिर्फ एक्स की वैल्यूज ही थोड़ी चाहिए, मुझे तो बाद में साइन चेंज भी तो चेक करना है ना, साइन चेंज कैसे हो रहा है। तो अगर पहले मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा, मेरे लिए साइन चेंज चेक करना आसान हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है। तो देखो मैं इक्वल टू 0 नहीं लिख रहा अभी, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो फैक्टर्स बनेंगे। हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, ये दो फैक्टर्स बन गए। बस इतना सिंप्लीफाई हो पाएगा और तो हो नहीं पाएगा। अब कर देते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज आ गई हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से आ गए, लैम्डा बाई रूट 3 माइनस लैम्डा बाई रूट 3, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मुझे चेक करना पड़ेगा दोनों में से कहां पे लोकल मिनिमा है, कहां पे लोकल मैक्सिमा, उसके लिए साइन चेंज चेक करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं सर, एफ डैश एक्स में क्या है ना, दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, तो मैं तो वेविकम मेथड लगा सकता हूं, लगा दो वेविकम मेथड। बताओ ये छोटा नंबर है लैम्डा बाई रूट 3 या माइनस लैम्डा बाई रूट 3, कौन सा छोटा नंबर होगा? तो मुझे दे रखा था सर कि लैम्डा तो ना पॉजिटिव नंबर है, तो पता चल गया अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो माइनस लैम्डा बाई रूट 3 छोटा नंबर होगा, लैम्डा बाई रूट 3 बड़ा। साइंस लगानी है, साइंस कैसे लगाएं, प्लस माइनस प्लस ऐसे लगाते होते हैं, बट नो, यहां पे अगर मैं देखूं तो एक फैक्टर ऐसा है जिसमें एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो या तो मैं पहले इसको पॉजिटिव बनाऊंगा बैठ के माइनस से मल्टीप्लाई करके, और मुझे पता ही है कि सर अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो उल्टे हो जाएंगे साइन, यहां पे माइनस आएगा, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन आसान है। क्या पता चल गया, एफ डैश एक्स के साइन पता चल के, मुझे क्या चाहिए था, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा कहां पे आता है, जब माइनस से प्लस में जाते हैं, तो माइनस से प्लस का मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यस और नो। और कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर माइनस से प्लस वाला लेना होता है या प्लस से माइनस वाला, तो बना के देख लिए करो। एफ डैश एक्स नेगेटिव का मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा सर, एफ डैश एक्स पॉजिटिव इंक्रीज करेगा, एफ डैश एक्स नेगेटिव डिक्रीज करेगा, तो यहीं पे तो आएगा मिनिमा, यहां पे मैक्सिमा आएगा। तो ठीक है, लोकल मिनिमा फाइंड कर लिया मैंने, एक पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट क्या था, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था, ये तो कर ही देते हैं बड़े आराम से, वेविकम मेथड से हो जाएगा सर। ये भी फैक्टर्स बना लेते हैं, ऊपर भी नीचे भी। तो देखो नीचे तो फैक्टर्स बन जाएंगे, कोई डाउट नहीं है, ऊपर बन पाएंगे क्या, नहीं, ऊपर तो नहीं बनेंगे। बट एक चीज मैं नोटिस कर पा रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 में डिस्क्रिमिनेंट मेरा नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव का मतलब कि सर इसका जो ग्राफ बनेगा ना हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, दैट मींस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। ऐसे देख लो या फिर स्क्वायर कंप्लीशन से देख लेना, एक ही बात है। तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है, काम आसान हो गया, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करवा सकते हैं दोनों तरफ। तो मेरे पास बचेगा क्या, 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 शुड बी लेस देन 0। इसके फैक्टर्स बन गए। तो अगर मुझे ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये सिंपल सी इनइक्वालिटी आ गई, फिर से वेविकम मेथड से सोल्व कर दूंगा मैं तो, -3 -2। तो जब भी लीनियर फैक्टर्स हो और इनइक्वालिटी हो, हमेशा वेविकम मेथड लगाया जाता है। अब इसमें तो दोनों साइड पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस प्लस लगा देते हैं सिंपली।
क्या इंटरवल आ गया नेगेटिव के लिए, -3 से -2 आ गया। सो x बिलोंग्स टू -3 से -2, बन गई बात। कंडीशन क्या थी क्वेश्चन में कि सर ये वाला जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उठा के -λ/√3 को इसमें सेटिस्फाई करवा देते हैं, इतना काम ही करना है मुझे। तो क्या आ गया देख लो यहां पे। सो -3 से -2 के बीच में -λ/√3, यहां से आ जाएंगी मेरे पास लैम्डा की वैल्यूज, कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, √3 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3√3, और ये इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी हमने, करनी पड़ेगी अभी, कहां करिए, इनइक्वालिटी रिवर्स करेंगे तो दिस एंड दिस विल बी 2√3, ये लैम्डा की वैल्यूज आ गई है। और पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ लैम्डा पूछा था, हाँ जी सर पॉजिटिव ही आई है बाय डिफॉल्ट। इंटरवल अल्फा टू बीटा आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ठीक बात है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। चेक करो क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर 12, 3√3 का स्क्वायर 27, द फाइनल आंसर इज 39। यस डन। आसान क्वेश्चन था बट बढ़िया तरीके से फ्रेम करा गया था। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट fx फंक्शन गिवन है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। देखो एओडी में ना ज्यादा वैरायटी नहीं बनती है क्वेश्चंस की, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी क्या ही पूछ लेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो पूछेंगे ना घुमा फिरा के, मैक्सिमा मिनिमा में भी क्या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पूछ लेंगे या ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा पूछ लेंगे, तो ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बट ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, या उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है जो लैंग्वेज है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। ओके ठीक है, फंक्शन गिवन है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा चाहिए। अगेन दो चीजें होंगी सर, एक तो इस पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी, और दूसरा f' का जो साइन चेंज होगा वो कैसे होगा, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, पॉजिटिव से नेगेटिव होना चाहिए, ये दो चीजें देखनी है। अब कई लोग क्या करते हैं कि सर मैं तो डबल डेरिवेटिव चेक करूंगा, तो ठीक है भाई वो भी कर सकते हैं, f'' चेक कर लो। मैक्सिमा के लिए डबल डेरिवेटिव कैसा होता है, नेगेटिव होता है, जैसे आपको अच्छा लगे कर लो, बट मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में f' से देखना ज्यादा आसान होता है, f'' में कैलकुलेशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ठीक है करते हैं स्टार्ट, कर दो डिफरेंशिएट कर दो पहले स्टेप पे, तो कुछ सोचना ही नहीं है। कितना आएगा 12 cos square x इंटू माइनस साइन एक्स, ये बना, प्लस में 2 cos x माइनस साइन एक्स, तो कितना हो गया, ये भी माइनस साइन के साथ ही आएगा, 6√3 cos x sin x, ये आ गया। ठीक है सर बड़ा ही सिंपल आ गया, ये तो फैक्टराइज कर देंगे, सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए, करके देखते हैं। -6 कॉमन, साइन एक्स कॉमन, कोस एक्स कॉमन, ब्रैकेट में कितना आएगा 2 टाइम्स कोस एक्स प्लस √3, इतने अच्छे फैक्टर्स बन गए मेरे पास तो, राइट। क्या करने हैं अब, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो अलग से लिख रहा हूं मैं, f' इक्वल टू 0 कहां कहां पे होगा, या तो सर साइन एक्स 0 हो जाए, या फिर कोस एक्स 0 हो जाए, या फिर कोस एक्स की वैल्यू -√3/2 हो जाए, राइट। तो ये तीन इक्वेशंस आ गई मेरे पास काइंड ऑफ, यहां से एक्स की वैल्यूज फाइंड कर लेता हूं मैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। और हमेशा याद रखो क्रिटिकल पॉइंट्स गिवन इंटरवल में चेक किया करो, ऐसा नहीं है कि भाई कहीं भी रैंडमली देख रहे हैं, तो 0 से 2 पाई में देखने मुझे बता दो, साइन एक्स इक्वल टू 0 से क्या आएगा, n पाई होता है सर, 0 तो ले ही नहीं सकते, 2 पाई तो ले ही नहीं सकते, एक ही पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू पाई, cos x इक्वल टू 0, ऑल द ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ये दो आ गए, cos x इक्वल टू -√3/2, cos x नेगेटिव है तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा, पाई माइनस π/6, 5π/6, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा, पाई प्लस π/6, 7π/6, इतने क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। क्या करा जाए, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं सर, साइन चेंज देखना है उसके बाद, तो प्लॉट भी ध्यान से करना, कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा ध्यान रखना, रेंडमली मत कर देना। सबसे छोटा π/2 है, फिर 5π/6 आएगा, फिर पाई आएगा, फिर 7π/6 आएगा, फिर 3π/2 आएगा, इतनी है क्या, 1 2 3 4 5, हाँ जी पूरे हो गए। और बाउंड्री भी बना लेते हैं, 0 से 2 पाई में देखना था, तो मान लो ये 0 हो गया, ये 2 पाई हो गया। अब बता दो जी साइंस कैसे लगाएंगे, कहां पे प्लस कहां पे माइनस, कहां पे प्लस कहां पे माइनस, तो यहां पे गलती होती है लोगों की,
और एक चीज याद रखो, जो वेवी कर्व मेथड में तुमने सीखा होता है ना कि यहां पे प्लस लगाते हैं सर हमेशा, यहां पे माइनस, वो सिर्फ तभी होता है अगर मेरे पास लीनियर फैक्टर्स हो, बट इस केस में लीनियर फैक्टर्स तो नहीं है। ये था मेरा एफ डैश एक्स। तो अपनी मर्जी से साइंस लगाने मत बैठ जाना, क्या करेंगे, मैन्युअली चेक करेंगे। जब भी लीनियर फैक्टर्स के अलावा कोई दूसरे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो मैन्युअली चेक करे जाते हैं साइन। यस, तो देखो एक बार, लास्ट इंटरवल मेरा ये वाला था 3π/2 से 2π। देख के बताओ जब x की वैल्यू इस इंटरवल में होगी एफ डैश एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, टेल मी। देख सकते हैं आराम से, देखो 3π/2 से 2π है, फोर्थ क्वाड्रेंट है सर, कोस एक्स तो पॉजिटिव होगा, तो ये पूरा इंटरवल आ गया पॉजिटिव, सही बात है। कोस एक्स पॉजिटिव है सर, साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, तो पता चल गया इस इंटरवल में पॉजिटिव साइन आना चाहिए। सही बात है, किसका साइन देख रहे हैं हम, एफ डैश एक्स का साइन देख रहे हैं। डन। उसके बाद पीछे चलेंगे 7π/6 से 3π/2। अब देखो, अब मैं ना एक चालाकी कर सकता हूं, अब मुझे जरूरत नहीं है कि मैं हर इंटरवल पे पॉइंट चेक करूं। मुझे ये समझ में आ रहा है कि सर जब मैं 3π/2 पे क्रॉस करूंगा ना, तो बाकी सारी सिचुएशन तो सेम ही रहेगी, बस ये जो कोस एक्स है इसका साइन चेंज हो जाएगा, पहले ये पॉजिटिव था अब ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे वेवी कर्व में मेथड में होता था, जैसे जैसे क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करते जाते हो साइन चेंज होता जाता है, वैसे यहां पे भी होगा, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पे माइनस आएगा, यहां पे प्लस आएगा, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, ये चीज होगी। चाहो तो एक बार वेरीफाई कर लो, 0 से π/2 में देख लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 0 से π/2 में तो सर ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव आ गए तो सही बात है। यस, तो बन गई बात। क्या चाहिए था मुझे, एफ डैश एक्स का पॉजिटिव से नेगेटिव में साइन चेंज चाहिए था, तो यहां पे आ रहा है एक तो पॉजिटिव से नेगेटिव, एक यहां पे आ रहा है। तो कितने आ गए पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये दो आ गए हैं सर, 5π/6 आ जाएगा और 7π/6 आ जाएगा। यस और नो, तो ऑप्शन 4 वुड बी करेक्ट। ओके डन। तो वेवी कर्व मेथड जो है वो सिर्फ लीनियर फैक्टर्स के लिए नहीं, किसी भी टाइप के फैक्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट जो लास्ट वाला इंटरवल होता है उसका साइन मैन्युअली चेक कर लिया करो, उसके बाद चेंज करते जाएंगे। बट इसमें ना एक वेरिएशन और देखो, थोड़ा और एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं, एक दो वेरिएशंस और देख लेते हैं। मान लो मेरे पास ये सिचुएशन आ गई है कि भाई e⁻x-1 इंटू ln x+1 इंटू x इंटू sin x-1, कुछ भी रैंडम सा बना दिया मैंने। ओके, इसको मुझे करना है ग्रेटर देन 0 और x का इंटरवल है 0 से π/2 है, लेटर से पाई ले लो, 0 से पाई। तो देखो ध्यान से, अगर मुझे ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, क्या दिख रहा है कि सर फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, तो मैं वेवी कर्व मेथड को ट्राई कर सकता हूं। तो क्या करेंगे, सबसे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। यहां से क्या आएगा, x = 0 आएगा, इंटरवल चेंज कर रहा हूं मैं, सॉरी, इंटरवल ले लेते हैं -π से लेके +π, ये इंटरवल ले लिए सपोज मैंने। तो चेक करो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे, ये कहां पे 0 होगा, x = 0 पे होगा सर। ये कहां पे 0 होगा, ln x+1 = 0, तो ln x = -1 हो गया, दैट मींस x = 1/e हो गया। ये कहां पे 0 होगा, 0 पे। ये कहां पे 0 होगा, π/2 पे। 1 कहां पे होगा, π/2 पे। यस, तो इतने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, मार्क करो इसको। एक तो सर 0 आ गया, एक 1/e आ गया, एक π/2 आ गया। कहां से कहां देखना था, -π से π। फिर से क्या करूंगा मैं, ये जो लास्ट वाला इंटरवल है π/2 से π मैन्युअली चेक करेंगे। देखो π/2 से π में क्या होगा, ये तो सर पॉजिटिव होगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी सर पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो नो नो नो, π/2 से π दिस विल बिकम नेगेटिव नंबर। sin x-1 क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो गया। उसके बाद मैं क्रॉस करूंगा π/2 को, तो साइन चेंज करना पड़ेगा हमेशा, प्लस आ गया। 1/e को क्रॉस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ गया। 0 को क्रॉस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर x = 0 ना दो क्रिटिकल पॉइंट, दो फैक्टर से आया था, एक यहां से एक यहां से। तो जैसे ही मैं x = 0 को क्रॉस करूंगा तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, इसका भी चेंज, तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करके सेम ही साइन आएगा। तो जैसे वेवी कर्व मेथड में होता है कि अगर पावर इवन है, x² है, x की पावर 4 है, साइन चेंज नहीं होता। सेम लॉजिक से यहां पे x = 0 दो बार आ रहा है, इसीलिए साइन चेंज नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया मुझे होना चाहिए, अगर लीनियर फैक्टर्स नहीं है, कोई दूसरे टाइप के फैक्टर्स हैं तो। ओके, ठीक बात है। एक चीज और सुन लो इसी में,
मुझे क्या गिवन था, इंटरवल 0 से 2 पाई ओपन इंटरवल गिवन था। अगर बाय चांस मुझसे पूछ लेते क्लोज्ड इंटरवल 0 से 2 पाई में लोकल मैक्सिमा वाले पॉइंट्स बताओ, कैसे बताते? तो उसमें क्या होगा कि सर बीच में जो हमने एनालिसिस करा है वो तो सारा ठीक है, वो तो एज इट इज रहेगा, बस मुझे देखना क्या पड़ेगा, एंड पॉइंट्स पे देखना पड़ेगा अब अलग से। तो चेक करके बताओ x इक्वल टू 0 पे लोकल मैक्सिमा हो सकता है कि नहीं। यहां से देखते हैं सर, 0 से पाई बाई 2 में क्या था, फंक्शन डिक्रीजिंग था, डिक्रीज कर रहा था, तो मतलब 0 पे अगर कुछ वैल्यू है, पाई बाई 2 पे उससे कम वैल्यू रही होगी। तो देख के बता सकते हो 0 पे लोकल मैक्सिमा है कि नहीं है। कैसे चेक करते हैं, डेफिनेशन से चेक करेंगे सर कि 0 पे जो वैल्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द राइट नेबरहुड। लेफ्ट में तो देखेंगे नहीं क्योंकि लेफ्ट में तो डिफाइंड ही नहीं है, तो एक तो मैं 0 पे देखता होता हूं, एक राइट नेबरहुड पे। तो हाँ जी, क्योंकि 0 वाली वैल्यू ज्यादा है तो 0 पे भी लोकल मैक्सिमा आएगा। एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा उस केस में, मेरा 0 पे भी लोकल मैक्सिमा होगा। आगे चलते हैं, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में क्या था, फंक्शन इंक्रीजिंग था, ऐसा बना होगा। तो क्या लग रहा है 2 पाई पे भी लोकल मैक्सिमा होगा क्या? हाँ जी, 2 पाई पे भी लोकल मैक्सिमा होगा, क्योंकि यहां पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो ज्यादा है अपने लेफ्ट वाले नेबरहुड से, राइट में तो देखना ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है, तो यहां पे भी लोकल मैक्सिमा आ गया। सो बेसिक डेफिनेशन तो याद रखे ही करो कि लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या, अपने नेबरहुड में वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो उस केस में मेरा x इक्वल टू 0 भी आ जाता, x इक्वल टू 2 पाई भी आ जाता, ये 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा आ जाते, बाकी 2 तो मेरे पास है ही ऑलरेडी। यस, ठीक बात है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार स्टेटमेंट। लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस, फंक्शन गिवन है, इंटरवल दे दिया। इफ कैपिटल एम एंड द स्मॉल एम आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ रिस्पेक्टिवली इन द गिवन इंटरवल, देन वैल्यू ऑफ कैपिटल एम माइनस एम। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, मैक्सिमा मिनिमा पूछा गया है, बट पिछले क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात हो रही थी, इसमें लोकल की बात नहीं हो रही, सिंपली पूछा गया इस पूरे इंटरवल में मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू बताओ, तो मतलब ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा की बात हो रही है। ग्लोबल बोल लो या एब्सोल्यूट बोल लो, एक ही बात है। तो इसको अपने आप करना, खुद से करना। मेथड आपको पता है क्या करना होता है सर, ग्लोबल वाले में 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करे जाते हैं, मान लो कुछ आ गए, x1 x2 आ गए, 2 आ गए। और सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं कि सर x1 पे भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x2 पे भी कर लेंगे, और जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं उन पे भी वैल्यू फाइंड करी जाती है। चारों वैल्यूज में फाइंड कर लूंगा, देख के पता चल जाएगा कौन सी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, कौन सी मिनिमम वैल्यू है, मेरा आंसर आ जाएगा। यस, तो क्रिटिकल पॉइंट्स तो फाइंड करनी ही करनी है, साथ में जो एंड पॉइंट्स है उन पे भी फंक्शन की वैल्यू चेक करनी होती है, बस इतना ध्यान रखना है। तो एक बार कंप्लीट करना है इसको, होमवर्क मार्क कर रहा हूं, बताना मुझे कमेंट्स में सॉल्व हो पा रहा है क्या, और अगर हो पा रहा है तो क्या आंसर आ रहा है इसका। ओके, डन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस, कैसी सिचुएशन लग रही है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वाली सिचुएशन है सर। अगर डिफरेंशिएट करना पड़ा तो मुझे पता है लॉग लेना पड़ेगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज होगा। एक्स पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ई। ये क्या हो गया सर, खुद ही दे दिया इसने, तो ये तो मैं अपने आप भी फाइंड कर सकता था डिफरेंशिएट करके, क्या जरूरत थी देने की। चलो अच्छी बात है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है तो बता रखा है इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा होगी, तो ये ऑप्शंस पूछे गए हैं। अब ये थोड़े खतरनाक से लग रहे हैं, है कुछ आइडिया? एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है सर कि अगर मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करने बैठूंगा ना, तो वहां से मेरे पास जो रिजल्ट आएगा मैक्सिमम वैल्यू वाला, वो इसने खुद से दे रखा है, तो डिफरेंशिएट तो शायद मुझे ना ही करना पड़े, वैसी सिचुएशन मुझे क्लियर है। अगर एक मैं रफ डायग्राम बनाऊंगा तो आई कैन सी क्या बनेगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है, x ग्रेटर देन 0 से, तो 1 बाई ई पे मैक्सिमा है, मतलब सर 0 से 1 बाई ई में ग्राफ इंक्रीजिंग रहा होगा, फिर डिक्रीजिंग रहा होगा, ऐसी कुछ रफ सी सिचुएशन रही होगी। तो डिफरेंशिएट करने का भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं लग रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही तो आइडिया लगेगा, वहां से वो मुझे दे रखे है इसने। बट ये ऑप्शंस को देख के बताओ इसको कैसे यूज करूंगा मैं, रिलेट कर पा रहे हैं क्या, ई की पावर पाई, पाई की पावर ई, ऐसी चीजें क्रिएट करनी है। तो कैसे क्रिएट करी जा सकती है ऐसी चीजें, दिमाग लगाओ थोड़ा। ये मेरे पास फंक्शन है, तो क्या x को e पुट कर दे, ऐसा कुछ आ जाएगा? नहीं सर, x को e पुट करेंगे तो 1 बाई ई क्रिएट होगा।
तो क्या x को 1/e पुट कर दें? हाँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है ना कि x को 1/e पुट कर देते हैं सर, तो यहाँ पे e तो क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली x को 1/पाई पुट कर देते हैं तो पाई तो क्रिएट हो जाएगा। तो करके देखो एक बार ट्राई। f ऑफ 1/e की वैल्यू चेक करो क्या आएगी, e की पावर 2/e, और f ऑफ 1/पाई की वैल्यू चेक करो क्या आएगी, पाई की पावर 2/पाई, ऐसा कुछ आ गया। और दोनों में इनइक्वालिटी दिखानी है मुझे, बता सकते हो दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा, f ऑफ 1/e बड़ा होगा या f ऑफ 1/पाई? टेल मी। तो बता देंगे सर, खुद ही तो दे रखे इसने कि भाई 1/e पे मैक्सिमम वैल्यू है, तो डेफिनेटली f ऑफ 1/e ही तो बड़ा होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो लग रहा है बात बन रही है सर। वैल्यूज पुट करके देखते हैं। e की पावर 2/e इज ग्रेटर देन पाई की पावर 2/p। लो, बन गई बात। अब यहां पे आके भी काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पावर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रैक्शंस पावर आ गई सर, क्या करें, बच्चों वाला काम है ये। तो देखो ध्यान से, देखो ये जो पावर 2 है ना दोनों तरफ, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी। मतलब क्या, मैंने क्या करा, स्क्वायर रूट ले लिए दोनों तरफ। तो अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वाला 2 भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, e की पावर 1/e ग्रेटर देन पाई की पावर 1/पाई। अब ये 1/पाई वाली पावर को इस तरफ भेज सकते हैं क्या? हाँ जी, भेज ही सकते हैं। क्या मतलब होता है इसका, अगर मैंने लिखा हो कि भाई x ग्रेटर देन 2 की पावर 1/2 है, तो क्या होगा, ये 1/2 को दूसरी तरफ भेज देंगे सर, तो वो स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, यही तो मतलब होता है। सो पाई को मैंने इस तरफ भेज दिया, या फिर ये बोल दो दोनों तरफ पे पाई पावर रेज कर दी मैंने, तो क्या बन गया, e की पावर पाई/e ग्रेटर देन पाई की पावर 1। अब ये वाली फ्रैक्शन पावर भी नहीं चाहिए, तो दोनों साइड पे पावर e रेज कर देते हैं। तो दोनों साइड पे अगर मैं पावर e रेज करूंगा, क्या बन गया, ये बन गया। हाँ जी सर, इसी टाइप के तो दे रखे हैं ऑप्शंस, मुझे वेरीफाई करो मैच कर रहे हैं क्या। e की पावर पाई ग्रेटर देन पाई की पावर e, हाँ जी, ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये, बस ऑप्शंस को देख के थोड़ी कंफ्यूजन होने के चांसेस थे। डन। और इसने ना क्वेश्चन ज्यादा अच्छा बनाया नहीं है, होना तो क्या चाहिए था, ये वाली इंफॉर्मेशन भी ना दे रखी होती ना, फिर क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता, थोड़ा ज्यादा मुश्किल बन जाता फिर ये। तो उस केस में भी करके देखते हैं एक बार, जल्दी से कर ही लेते हैं कि सर अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू खुद से फाइंड करनी पड़े तो क्या मैं कर पाऊंगा। सो लेट अस कंप्लीट। कर तो देंगी, डिफरेंशिएट तो करना होता है। सो देखो एक बार क्या चीज है, y मान लेते हैं fx को। सो y इज इक्वल टू एक्स की पावर -2x है। क्या करें, डिफरेंशिएट करने से पहले लॉग ले लेते हैं। सो ln y इज इक्वल टू -2x इंटू ln x। डिफरेंशिएट भी कर ही दो, 1/y इंटू dy/dx -2x, प्रोडक्ट रूल लगा दे, प्लस ln x इंटू -2, ऐसा कुछ आ गया। देखो सिंप्लीफाई हो पाएगा तो एक x का फैक्टर तो कैंसिल आउट हो गया, -2 कॉमन आ गया, तो मेरे पास आ गया -2 इंटू 1 प्लस ln x। ये y भी दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो y डैश कितना आ गया, y, और y की वैल्यू ये वाली थी, इंटू -2 इंटू 1 प्लस ln x, ये आ गया मेरे पास dy/dx, f डैश x आ गया। क्रिटिकल पॉइंट्स बता सकते हैं, ये तो सर कभी नहीं जीरो होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, पता है हमें। 1 प्लस ln x देखो कहां पे जीरो होगा, ये जीरो हो जाएगा जब ln x की वैल्यू -1 होगी, दैट मींस x इज इक्वल टू 1/e। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, x इक्वल टू 1/e। देख लेते हैं कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग। तो अगर x की वैल्यू 1/e से बड़ी हो गई फिर क्या होगा, फिर सर ये वाली चीज तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन आएगा। और अगर 0 से 1/e के बीच में वैल्यू है, फिर उस केस में ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पता चल गया मुझे कि f डैश x का साइंस ये आएंगे, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, मतलब यहां पे इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहां पे डिक्रीजिंग, तो अगेन फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो तो कुछ ऐसे ही बनेगा। वही आ गया 1/e पे मैक्सिमा आ गया, दैट्स इट, राइट, ठीक बात है, ओके डन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बड़ा ज्यादा अमेजिंग क्वेश्चन है, यस और पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया। देखो ध्यान से, लेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, फंक्शन गिवन है, मैक्सिमा मिनिमा वैल्यूज की बात हो रही है सर, इज कैपिटल एम एंड स्मॉल एम रिस्पेक्टिवली, देन वी हैव टू फाइंड दिस। तो क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है कि फंक्शन दे दिया, मैक्सिमा पूछ लिया, मिनिमा पूछ लिया,
पहला थॉट हमेशा क्या आएगा एग्जाम में कि सर डिफरेंशिएट करके देखूंगा मैं तो इसको, तो चेक करो इसको अगर मैं एफ एक्स मान लूं, सो एफ डैश एक्स, मेथड वन तो दिमाग में यही आएगा हमेशा कि एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं सर। तो एक बार चेक करके देखो डिफरेंशिएट करके कुछ काम की चीज आ रही है क्या, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है ना कि सर कैलकुलेशन ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इसमें, तो नहीं। लगाओ चेन रूल लगाओ, फर्स्ट वाले पे क्या बनेगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ये सारा माइनस में 4 इनटू इस अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, दिस विल बिकम 1/2 टाइम्स ये सारा, और फिर स्क्वायर रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना 8 माइनस 2x, ऐसा कुछ आ गया। डन। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट का डेरिवेटिव है, सेकंड वाले का सेम तरीके से कर सकते हैं 2 टाइम्स x माइनस 7, ये चीज है। तो ये मेरे पास आ रहा है एफ डैश एक्स। अब देख के पता चल रहा है कि सर इसको अगर मैं बैठ के सिंप्लीफाई करूंगा ना, एलसीएम लेके कुछ फैक्टराइज करने की ट्राई करूंगा तो बड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, बड़ा पता नहीं कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे आके स्टक हो जाएंगे एग्जाम के अंदर, हिम्मत ही नहीं होगी कि आगे सिंप्लीफाई करें, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो दिमाग में तो यही आएगा कि सर कोई दूसरा तरीका सोच के देखते हैं, अगर समझ में आते तो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दिमाग लगाते हैं थोड़ा। देखो ये वाली जो चीज है ना, स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, अगर यही चीज मेरे से इंटीग्रेशन में पूछी गई होती, मेरे दिमाग में पहला थॉट ही क्या आता है कि सर इसको तो मैं स्क्वायर कंप्लीशन से करूंगा। सही बात है क्या, और स्क्वायर कंप्लीशन करके मुझे पता है एक ऑप्शन मेरे पास हमेशा क्या होता है कि मैं ना सर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन कर सकता हूं, x इक्वल टू ए साइन थीटा, ए टैन थीटा, ए सीकेंड थीटा टाइप का। और यही काम हम डिफरेंशिएशन में भी करते होते हैं, यही काम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी करते हैं। तो एक तो मुझे वो वाला मेथड भी समझ में आ रहा है कि सर वहां से भी ट्राई करके देख सकते हैं, स्क्वायर कंप्लीशन कर देते हैं फिर सब्सटीट्यूशन करने की ट्राई कर लेंगे। तो देखो वहां से भी ट्राई करते हैं अगर कुछ बात बनेगी। तो सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं अभी के लिए मैं, 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 कितना बनेगा, ये माइनस बाहर रख लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 कर दो सिंप्लीफाई, कितना बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 है तो माइनस 16 करना पड़ेगा, माइनस 4 आ गया, ये चीज बन गई 4 माइनस ये बन गया 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। लग तो रहे सर काम की चीज बन रही है। किस टाइप की फॉर्म है ये, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है। डिफरेंशिएशन में भी काम आता है, इंटीग्रेशन में भी काम आता है, किसी भी चैप्टर में आ जाए तो आई कैन ऑलवेज यूज द सब्सटीट्यूशन एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कोस थीटा, जो भी आपका मन करे। तो ये सब्सटीट्यूशन करना चाहूंगा मैं तो इसमें, यहां पे x की जगह x माइनस 4 आ गया, a की जगह 2 आ गया, सो लेट अस पुट x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। देखते हैं अगर कुछ बात बनेगी, अभी कोई श्योरिटी नहीं है हमें, ट्राई कर रहे हैं जस्ट। तो देखो ये पूरा फंक्शन मेरा एफ एक्स क्या बन गया, y बोल देते हैं, अब थीटा में आ गया, सो y क्या बना चेक करो, अंडर रूट के अंदर 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, सो 4 कोस स्क्वायर थीटा बन गया, यस। और 4 कोस स्क्वायर थीटा का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो बनेगा 2 टाइम्स मोड ऑफ कोस थीटा। दोबारा बता रहा हूं कि मैग्नीट्यूड लेना मिस मत कर देना, मॉडुलस मिस मत कर देना। यहां पे क्या बन रहा था 4 कोस स्क्वायर थीटा बन रहा था, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 टाइम्स मोड ऑफ कोस थीटा आएगा, ठीक बात है। माइनस में 4 प्रेजेंट है ऑलरेडी, प्लस में x माइनस 7 का स्क्वायर, x की वैल्यू फिर से यही पुट करनी पड़ेगी मुझे, x की वैल्यू कितनी है 2 साइन थीटा प्लस 4, सो 2 साइन थीटा माइनस 3 बन जाएगा शायद वो, ये मेरा नया फंक्शन आ गया। तो उस x वाले फंक्शन से हमने थीटा वाले फंक्शन में रिड्यूस कर लिया, और मुझे पता है थीटा में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना हो सकता है ज्यादा आसान हो जाए मेरे लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके। करो सिंप्लीफाई एक बार, क्या बन रही है ध्यान देना, 4 कोस स्क्वायर थीटा मोड कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे कोस स्क्वायर थीटा ही आएगा, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 आ गया सर। ये तो कांस्टेंट टर्म कितनी आएगी 16 प्लस 9 25 आ गई सर। दूसरी 2ab वाली टर्म कितनी आएगी माइनस 16 मोड ऑफ कोस थीटा माइनस 12 साइन थीटा। अब इसको देखते हैं ध्यान से क्या चीज है ये, सो दिस इज y इज इक्वल टू 29 माइनस 4 कॉमन ले लो चाहो तो 3 साइन थीटा प्लस 4 मोड ऑफ कोस थीटा। अब इसको देख के बता दो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी।
हो जाएगी, हो जाएगी सर। ये तो ना स्टैंडर्ड रिजल्ट है मेरे पास। किस टाइप की सिचुएशन है? ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा वाली सिचुएशन है। और मुझे ये पता है, यहां पे देख लो कि ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा जब भी होता है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैपिटल एम और स्मॉल एम लिख देता हूं चलो मैं। तो यही वाला यूज कर लें क्या? नहीं सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहां पे ना कोस थीटा नहीं है, मोड ऑफ कोस थीटा है। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। तो मैक्सिमम वैल्यू तो वही आ जानी चाहिए सर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो साइन थीटा कोस थीटा दोनों पॉजिटिव ही चाहिए। और हाँ जी, ये तो पॉजिटिव है ही। बट मिनिमम वैल्यू क्या मैं -5 बोल सकता हूं? अब माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल सकते हैं? जरूरी नहीं है सर। क्यों? क्योंकि अगर इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव होनी है तो साइन थीटा भी नेगेटिव होगा, कोस थीटा भी नेगेटिव होगा। बट मुझे पता है इस केस में ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये तो पॉजिटिव होगा। तो अब मुझे थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि भाई ओवरऑल नेगेटिव है, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? तो क्या कर दें कि सर ये तो मॉडुलस के अंदर है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू मैं 0 कर देता हूं, 0 से कम तो आ ही नहीं सकती। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है, अगर इसको मैं 0 कर दूंगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। कितनी? -1 आ जाएगी। तो कैन यू सी कि मैंने ऑब्जर्वेशन से ये देख लिया कि भाई, जस्ट अ मिनट, कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू अगर मैं -1 रख दूं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मोड ऑफ कोस थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? 0। तो मतलब एक ही पॉइंट पे दोनों के दोनों एक साथ मिनिमम हो रहे हैं, तो ओवरऑल फंक्शन भी क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो बन गई ये बात। कितना आ गया? यहां से 0 आ गया सर, यहां से -3 आ गया। सो द मिनिमम वैल्यू वुड बी -3 नॉट -5। यस। तो सारी चीजें हमने करी हुई हैं, सारी चीजें हमें आती हैं, बट छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, मिस कर देते हैं छोटी छोटी चीजों को, उसके कारण क्वेश्चन गलत होते हैं। देखो क्या आ गया, y की रेंज क्या आ गई? एक बार सर 5 पुट करेंगे, 29 बन गया। सो 9 इज द मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए -3 पुट करेंगे, 12 + 29 41। दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। कैपिटल एम और स्मॉल एम पूछा गया था, तो हाँ जी सर, ये मेरा कैपिटल एम हो गया 41, ये हो गया स्मॉल एम 9। तो देख लेना, कैपिटल एम स्क्वायर माइनस स्मॉल एम स्क्वायर कितना आएगा? ये तो वही कर देंगे कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लगा देते हैं। ए माइनस बी इज 32, ए प्लस बी इज दिस। 0 5 to 10, सॉरी 1600 आ रहा है शायद, ये देख लेना एक बार। ओके डन। तो था ना बढ़िया क्वेश्चन। ये मेथड 2 हो गया हमारे लिए। अब इसको करने का एक और बड़ा अमेजिंग तरीका भी है, वो भी देखो। ओके, एक डिफरेंट मेथड से करने की ट्राई करते हैं अब इसको। देखो किस टाइप की सिचुएशन चल रही है ना, x-7 का स्क्वायर है प्लस समथिंग -4 का स्क्वायर। तो इस समथिंग को अगर मैं y मान लूं थोड़े टाइम के लिए, तो किस टाइप की सिचुएशन है? ध्यान से देखना, x-7 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर है सर। ये तो क्या फीलिंग आ रही है इसको देख के? डिस्टेंस फॉर्मूला जैसी फीलिंग आ रही है क्या? कि ये तो सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया गया किसके बीच में? x, y और 7, 4 वाले पॉइंट के बीच में। नहीं, ऐसे इंटरप्रेट करा जा सकता है इसको। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मान लो d के बराबर है, तो ये चीज एक्चुअल में क्या लिखी गई है? d² लिखी गई है। तो ये सोचने का एक तरीका हो सकता है कि सर मुझे चाहिए क्या ना, मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। ये पूछा गया मेरे से क्वेश्चन में। और x, y कैसा पॉइंट है? x, y तो फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, ये तो वेरिएबल पॉइंट होगा। x की वैल्यू तो फाइंड करनी है मुझे, तो ये हमारा वेरिएबल पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। तो किस टाइप की सिचुएशन बन गई कि सर लोकस जैसी फीलिंग आ रही है कि x, y वाला पॉइंट कहां पे किस कर्व के ऊपर मूव करे ताकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आ जाए? मिनिमम आ जाए। यस। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट का लोकस फाइंड करने की ट्राई करते हैं x, y का। और देखो y क्या था मेरे पास? ये था, तो लोकस तो यहां से आ ही जाएगा सर। नहीं, लोकस यहां से आ जाएगा। कर दो दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दो, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। सो y² इज इक्वल टू दिस। कुछ आइडिया लग रहा है क्या? तो थोड़ा सा खुद से ये सोच पाना मुश्किल है, पहली बार अगर ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। तो किस टाइप की सिचुएशन आ गई कि सर ये तो सर्कल की इक्वेशन है, इसका मतलब ये जो x, y वाला वेरिएबल पॉइंट मुझे दिख रहा था ना, ये कहां पे मूव कर रहा है? सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है, ये तो इसका लोकस सर्कल है।
और इसका सेंटर भी पता है मुझे, रेडियस भी पता है, तो मैं तो इसकी डायग्राम भी बना सकता हूं। यस, बट एक चीज का और ध्यान रखना है मुझे, अभी भी मैंने गलत लिखा है ये। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी ना उसमें तो y क्या था, हमेशा पॉजिटिव था। तो ये कहना गलत है कि x, y एक सर्कल बना रहे, वो सर्कल का कुछ पोर्शन बनाएगा जिसके लिए y पॉजिटिव होगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो एक बार इसकी डायग्राम बना के देखते हैं। सेंटर कहां पे इसका 4,0 पे, और रेडियस कितना 16 - 12, 4 का √2, ये सेंटर है, ये रेडियस है। तो देखो एक डायग्राम बना रहा हूं मैं। सेंटर है 4,0, यहां पे कहीं पे ले लेते हैं, और रेडियस 2, तो 2,0 से पास करेगा। तो बनना तो क्या चाहिए था, ये कंप्लीट सर्कल बनना चाहिए ऐसे 2 रेडियस का। बट मुझे पता है कि सर y तो हमेशा पॉजिटिव होना है, तो सिर्फ इसका ऊपर वाला पार्ट रख लेंगे, बेसिकली सेमी सर्कल बन जाएगा मेरे पास। यस, तो सेमी सर्कल डायग्राम बनेगी। सो x, y पॉइंट इज मूविंग ऑन दिस सेमी सर्कल। अब मेरा काम हो जाएगा सर, पॉइंट यहां पे इसके ऊपर मूव कर रहे हैं, मुझे क्या चाहिए, इस पॉइंट का 7,4 से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए। 7,4 कहां पे होगा, मान लो यहां पे, कहीं पे आउटसाइड ही होगा शायद, चेक कर सकते हैं वैसे तो अब मुझे देख के बता दो कि भाई इस पॉइंट का इस सेमी सर्कल के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स के साथ मिनिमम डिस्टेंस कब मिलेगा आपको। तो याद आया कुछ सर्कल का कंसेप्ट होता है सर ये। तो इसको अगर मैं कंप्लीट सर्कल की तरह ट्रीट करूं तो एक पॉइंट का एक सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस किस लाइन के अलोंग होता है, अगर मैं पी को सेंटर से ज्वाइन कर दूं इस लाइन के अलोंग होता है हमेशा। तो दैट मीन्स यहां पे जब पॉइंट आएगा ना x, y वाला, तो यहां पे डिस्टेंस मिनिमम आ जाएगा। सो पी क्यू वुड बी द मिनिमम डिस्टेंस। और मैक्सिमम कब होगा सर, अगर तो कंप्लीट सर्कल होता ना फिर तो मुझे इसको एक्सटेंड करवाना पड़ता, यहां पे जब ये इंटरसेक्ट करता तब मैक्सिमम आ जाता। बट अब मेरे पास इतना ही कर्व है, पूरा सर्कल तो है नहीं है। तो कॉमन सेंस से बता सकता हूं मैं फिर से कि पॉइंट को मैं कहां रखूं, पॉइंट पी से दूर 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 लेके जाते जाएंगे सर। तो कहां पे आना पड़ेगा ना, यहां पे आना पड़ेगा। दिस पॉइंट, यहां पे पॉइंट आर पे मैक्सिमम होना चाहिए। यस, पता चल रहा है डायग्राम से। सो पी आर शुड बी द मैक्सिमम डिस्टेंस। बन गई सर बात, आ जाएगा अब तो। कर दो फाइंड। पी क्यू वाला डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, पी और सेंटर के बीच का डिस्टेंस माइनस द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो पी क्यू फाइंड कर लो, पी सी माइनस आर आ जाएगा। सर्कल का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। पी और सी के बीच का डिस्टेंस कितने हैं, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5, 5 - 2 वुड बी 3। सो पी क्यू की वैल्यू आ गई है 3, और पी आर वाला डिस्टेंस तो डायरेक्टली फाइंड कर देंगे क्योंकि आर के कोऑर्डिनेट्स तो मेरे पास है ये 2,0। तो पी आर वाला डिस्टेंस कितना आ गया, √5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 41 आ गया। सो पी आर इज इक्वल टू 41 √। मुझे क्या चाहिए था, मुझे डिस्टेंस नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 9 आ गया और इसका स्क्वायर 41। तो डी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू इज 9 और मैक्सिमम वैल्यू इज 41। सेम ही आंसर आ रहा था पहले भी, स्मॉल m इज 9, कैपिटल M इज 41। सो दिस इज अनदर मेथड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस, तो एक नया तरीका मिल गया मुझे ऐसे क्वेश्चंस को सोचने का। और याद करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ऐसा कुछ सोचते होते हैं हम। देखो एक बार ध्यान से, रिलेट कर पाओगे शायद आप। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसी इक्वेशन होती है ना कई बार कि सर x - 7 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 2y + 1 अपॉन √5 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। तो इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करता हूं कि सर ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, x, y का डिस्टेंस है फ्रॉम 7,4, उसका स्क्वायर करा गया। और इसको कैसे इंटरप्रेट करा जाता है कि सर ये जो पूरी चीज है ये भी डिस्टेंस है किसका, x, y का, बट एक स्ट्रेट लाइन से। कौन सी लाइन से, x - 2y + 1 इज इक्वल टू 0। तो जब भी एक पॉइंट का किसी पॉइंट से और एक लाइन से डिस्टेंस बराबर होता है तो उसका लोकस क्या होता है, पैराबोला होता है। तो हम बोल देते हैं कि सर ये तो ना पैराबोला की इक्वेशन है। तो सिमिलर सी चीज यहां पे करी गई है, उसी तरीके से रिलेट करा गया इसको, काइंड ऑफ। यस, ठीक बात है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया और मैक्सिमम मिनिमम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। लेट अ रेक्टेंगल ABCD ऑफ साइड्स 2 and 4 इज इंस्क्राइब्ड इन अनदर रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल दूसरी रेक्टेंगल के अंदर बनाई गई है PQRS सच दैट द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल ABCD लाइज ऑन द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर PQRS। एक बार डायग्राम बना के देखते हैं, किसके अंदर कौन सी ट्राइंगल बनाई है,
पी क्यू आर एस के अंदर एबीसीडी बनाइए सर। तो मान लो ये हमारी रेक्टेंगल बन गई है पी क्यू आर एस। एबीसीडी कैसे बनानी है? सच दैट द वर्टिसेस ऑफ एबीसीडी लाइड ऑन द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। तो मान लिया हमने कि भाई ये बन गई है रेक्टेंगल एबीसीडी। डायग्राम जैसे भी आपको अच्छा लगे बना दो। ये एबीसीडी रेक्टेंगल है और साइड्स हमें दे रखी है। देखो एबीसीडी की साइड्स पता है मुझे, ये 2 के बराबर है, ये 4 है, ये भी 2 होगी, ये भी 4 होगी, सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। ये सिचुएशन मुझे क्लियर है। आगे देखते हैं क्या पूछा गया। लेट ए एंड बी आर द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। बड़े वाले रेक्टेंगल की साइड्स की बात हो रही है। व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमाइज करना है सर, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आ गया, ठीक बात है। देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू। तो स्टेटमेंट क्लियर है कि सर बाहर वाली रेक्टेंगल की साइड लेंथ हम क्या रखें ताकि इसका एरिया मैक्सिमम हो जाए। तो करना पता है मुझे क्या होता है कि एरिया का फॉर्मूला लिखूंगा मैं, एरिया का फंक्शन बनाने की ट्राई करूंगा एक सिंगल वेरिएबल में। अगर ये करने में हम सक्सेसफुल हो गए तो फिर तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना आता है, ये डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, कोई और तरीका प्रेजेंट होगा वहां से कर लेंगे। तो बताओ देख के एरिया कैसे फाइंड करेंगे बाहर वाली रेक्टेंगल का सिंगल वेरिएबल में। एरिया तो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना वैसे तो। सो पी क्यू इंटू क्यू आर करना पड़ेगा। अब सोचना यह है कि पी क्यू कैसे फाइंड करें, क्यू आर कैसे फाइंड करें। देखो दो थॉट प्रोसेस होते हैं। एक तो कि सर पी क्यू ना इन दो चीजों से मिलकर बना है, पी ए प्लस ए क्यू। तो या तो इनको मैं कुछ मान लूं वेरिएबल की टर्म्स में कि इसको मैंने पी मान लिया, इसको क्यू मान लिया, स्मॉल पी स्मॉल क्यू। फिर ये इन दो चीजों से मिलकर बना है, इसको कुछ मान ले, स्मॉल आर मान ले, स्मॉल एस मान ले। तो क्या बन जाएगा? ये P प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस। वहां से स्टार्ट करेंगे और रिलेशंस आपस में बना सकते हैं कि इन दोनों का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू दिस, पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो बेसिकली होगा क्या उसमें कि चार चार वेरिएबल आ जाएंगे सर, P आ गया, Q आ गया, R आ गया, S आ गया। फिर मुझे बैठ के उसमें रिलेशन खोजने पड़ेंगे, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस चला जाएगा, चार चार वेरिएबल आ जाएंगे उसमें। तो हमें तो कोशिश क्या करनी है, मिनिमम वेरिएबल से अगर मेरा काम चल जाए तो सोच के बताओ कैसे रखेंगे मिनिमम वेरिएबल में। क्या दिख रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही है सर मुझे तो, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। और राइट एंगल ट्राइंगल में बेस्ट चीज मेरे पास क्या होती है जो मैं कर सकता हूं सिंगल वेरिएबल के लिए? मैं तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकता हूं। तो देखो अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं तो मेरे पास बाकी दोनों साइड लेंथ ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ये ये हाइपोटेन्यूज अगर 2 है तो दिस विल बिकम 2 cos थीटा एंड दिस विल बिकम 2 sin थीटा। बन गई बात। दो चीजें तो आ गई हैं, बची कौन सी? ये बचा और ये बचा। तो ये भी आ ही जाएगा सर। क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है ना, ये 90 है, टोटल 90 प्लस थीटा बन गया। दैट मीन्स ये कितना बन जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो दूसरा एंगल भी अपने आप ही थीटा के टर्म्स में आ गया। अब फिर से वही काम करेंगे कि सर हाइपोटेन्यूज 4 है, ये 90 माइनस थीटा, तो 4 cos 90 माइनस थीटा आ जाएगा। दैट मीन्स 4 sin थीटा, और ये 4 cos थीटा बन गया। तो ये वाली साइड लेंथ तो कंप्लीट पता चल गई है। और देख लेते हैं, ये अगर थीटा था, ये 90 था, ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, ये कितना हो गया? थीटा हो गया। फिर से वही काम करेंगे कि सर ये 4 है, ये थीटा है, ये कितना हो गया? 4 cos थीटा हो गया। सब कुछ आ गया मेरे पास, देख रहे हो कितना आसान हो गया। एक थीटा मानने की देरी थी, सब कुछ पता चल गया हमें। अब मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, अब कोई नहीं रोक सकता हमें। पी क्यू की लेंथ चेक करो, 4 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, और क्यू आर की लेंथ चेक करो 2 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। क्या लग रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे क्या? हो जाएगा सर। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर कुछ ना समझ में आए तो डिफरेंशिएट तो कर ही देंगे। तो देखो ध्यान से क्या बन रहा है, 4 इंटू 4, अच्छा पहले साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म्स देख रहे हैं। सो 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा, बढ़िया सर, ये तो 8 ही बन गया। साइन थीटा cos थीटा वाली टर्म्स क्या आएंगी? यहां से 16 आ जाएगा, यहां से 4, 20 sin थीटा cos थीटा। मजा आ गई ये तो। क्या लग रहा है डिफरेंशिएट करूं क्या बैठ के? नहीं सर, कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो मैं sin 2 थीटा में लिख सकता हूं। और sin 2 थीटा को मैक्सिमम करना मुझे आता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। कब हो जाएगी? जब 2 थीटा 90 है, मतलब थीटा π/4 है। तो एरिया की मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई मेरे पास। कितनी? 8 + 10 18। यही पूछा गया था क्या? नहीं सर, मैक्सिमम एरिया नहीं पूछा गया, मेरे से ए और बी की लेंथ पूछी गई है, डायमेंशंस पूछी गई है। आ जाएगी वो तो। ए क्या है मेरा? ए इज पी क्यू। पी क्यू कितना? 4 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा।
थीटा तो मुझे पता ही है 45 डिग्री पुट कर दो। सो 4/√2 प्लस 2/√2 6/√2 आ गया, 3√2 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। एक डायमेंशन ए के बराबर आ गई है। दूसरी कितनी आएगी? दूसरी भी शायद सेम ही आ जाएगी ना। हाँ जी सर, 2 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा है ना, तो थीटा तो दोनों के लिए सेम ही है। साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू तो सेम ही आएगी, तो ये भी 3√2 आ गया बी की वैल्यू। दैट मीन्स स्क्वायर बन जाएगा ये। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना बन गया? ये बन गया सर 6√2 का स्क्वायर। दैट मीन्स 72 वुड बी द आंसर। ऑप्शन 1 वुड बी करेक्ट। मजेदार क्वेश्चन था। बस ये मेरी लर्निंग है यहां से कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं थीटा की हेल्प से सोल्व करने की ट्राई करूंगा ताकि मिनिमम वेरिएबल में मेरा काम चल जाए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आगे मीन वैल्यू थ्योरम पे। लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे मीन वैल्यू थ्योरम पे डिस्कस करते हैं, ध्यान देना। लेट g फ्रॉम r टू r इज अ नॉन कांस्टेंट। नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, ध्यान रखना। ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ठीक है, सच दैट g'1/2 इज इक्वल टू g'3/2 इफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन f इज डिफाइंड एज दिस। f वाले फंक्शन को g की टर्म्स में एक्सप्रेस करा गया। ओके, पूछा क्या गया? ऑप्शंस देखते हैं। f'(x इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट 2। एटलीस्ट वर्ड आ गया। जब भी एटलीस्ट वाला वर्ड आता है ना, मुझे पता है 2-3 कंसेप्ट ही होते हैं सर जो एटलीस्ट के साथ डील करने में मेरी हेल्प करते हैं। क्या? एक तो क्या होता है, याद है? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होती है एक तो। IMVT बोल लो या IVT बोल दो। क्या मतलब होता है उसका? कि सर अगर फंक्शन दे रखे है ना मुझे fx और इंटरवल दे रखे है a से लेके b, देखते जाना। और अब फंक्शन अगर मेरा कंटिन्यूअस है सपोज, अगर फंक्शन गिवन है, कंटिन्यूअस है, इंटरवल है a टू b, अगर f ऑफ a इंटू f ऑफ b की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो मुझे ये पता चल जाता है कि सर a से लेके b की तरफ जा रहे हैं ना, तो साइन चेंज हो रहा है। तो मतलब कम से कम एक बार तो वो x एक्सिस को कट करके गया होगा। तो रिजल्ट में क्या आ जाता है कि fx इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 1 रूट इन a टू b। तो एटलीस्ट वाली कंडीशन एक तो यहां पे यूज होती है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे, और ये भी काफी बार यूज हो जाता है, ध्यान रखेंगे इसका। तो जब भी मुझे इंटरवल पूछा होता है कि भाई बताओ fx इक्वल टू 0 का रूट किस इंटरवल में होगा, a टू b में, b टू c में, तो उस केस में IMVT का यूज कर सकते हैं। ये पहली चीज है। दूसरा जो मेरे पास मेथड होता है, दूसरा जो कंसेप्ट होता है, दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम बोल दो उसको। अब मैंने आपको बताया था कि मीन वैल्यू थ्योरम के ना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। तो रोल्स थ्योरम क्या होती है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम मैं नहीं बताऊंगा, आपको नहीं करने की जरूरत है। एक रिजल्ट याद रखूंगा मैं बस, क्या कि सर अगर fx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देन अगर fx इक्वल टू 0 के n नंबर ऑफ रूट्स हैं तो इसका जो डेरिवेटिव होगा ना f'(x इक्वल टू 0 वाला, उसके एटलीस्ट n-1 रूट्स होंगे। ये बड़ा बेसिक सा रिजल्ट है, मीन वैल्यू थ्योरम से आता है। बट अगर मीन वैल्यू थ्योरम नहीं भी पता तो भी कॉमन सेंस से भी मुझे ये चीज पता होनी चाहिए। तो मैं ये रिजल्ट याद रखूंगा बस मीन वैल्यू थ्योरम के नाम पे। यस, तो वैसे तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए मीन वैल्यू थ्योरम पे, बट अगर आ गया और ये रिजल्ट मुझे पता है, आई शुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो अगर fx इक्वल टू 0 के 4 रूट्स हैं तो इसके डेरिवेटिव के कम से कम 3 रूट्स होंगे, ये रिजल्ट है। अब देखो क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्या पूछा गया? f'(x इक्वल टू 0 के एटलीस्ट कितने रूट्स होंगे, ये पूछा गया। f'(x इक्वल टू 0 फॉर एग्जैक्टली 1, f'(x इक्वल टू 0। तो पहले 3 ऑप्शन में तो f'(x इक्वल टू 0 के रूट्स की बात हो रही है, और फोर्थ ऑप्शन में f'(3/2 f'(1/2 इज इक्वल टू 1। ठीक बात है। तो क्या करें? f' तो सर बाद में देखते हैं, पहले तो फोर्थ वाला ऑप्शन तो डायरेक्टली चेक कर सकते हैं ना, f' वाला ये, तो इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं बैठ के। क्या बनेगा ये? g'(x माइनस g'(2 x)। देखते हैं क्या पूछा था इसने, f'(3/2 f'(1/2 पूछा था। f'(3/2 की वैल्यू देखो कितनी आएगी यहां से, लेट्स 1/2 g'(3/2 माइनस g'(1/2। ये तो सर मुझे दे ही रखे कि g'(3/2 और g'(1/2 तो दोनों बराबर है, तो मतलब इसकी वैल्यू तो 0 आ गई है। ठीक बात है। और f'(1/2 भी पूछा गया, ये भी चेक करो, ये भी तो सेम ही आ गया सर, g'(1/2 माइनस g'(3/2 आ गया, 0 आ गया ये भी।
तो ऑप्शन 4 तो गलत हो गया मेरा, दोनों की वैल्यू 0 आ रही है, सम भी 0 आना चाहिए था, ये तो काम हो गया। अब एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 पे फोकस करना है, और एटलीस्ट वाली कंडीशन भी चल रही है मेरे पास। तो देखो ध्यान दो, ये जो रिजल्ट मैंने सीखा था ना, इसको कैसे यूज करते हैं। अगर मुझे चेक करने कि किसी इक्वेशन के एटलीस्ट कितने रूट्स हैं, तो मैं यहां से डायरेक्टली देख के नहीं बता सकता, मुझे इसके ऊपर वाले स्टेप पे जाना पड़ेगा, एफ एक्स इक्वल टू 0 के रूट चेक करने पड़ेंगे। इस चीज का ध्यान रखो, ये मेन कंसेप्ट है। जिस इक्वेशन के एटलीस्ट नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, मुझे उसके इंटीग्रल की तरफ जाना पड़ेगा। एफ डैश एक्स का इंटीग्रल ही तो है एफ एक्स। तो मैं क्या करूंगा, एफ एक्स इक्वल टू 0 के देखूंगा कितने रूट्स हैं, वहां से मैं बता पाऊंगा कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के एटलीस्ट कितने रूट्स होंगे। तो यही काम यहां पे करने की ट्राई करते हैं कि सर अगर मुझे एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स चाहिए ना, तो मैं पहले क्या करूंगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स चेक करूंगा। एफ डैश एक्स कहां से आया, इसको इंटीग्रेट करके। डन। तो अब सोच के देखते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के कितने रूट्स होंगे, बता सकते हो? तो चेक करो, एफ डैश एक्स तो मेरे पास है ही है, तो यहां से क्या आएगा, जी डैश एक्स इक्वल टू जी डैश 2 माइनस एक्स होना पड़ेगा। बता दो कितने रूट्स आएंगे। दे रखा है सर एक, तो मुझे मैंने चेक भी करा था पहले कि x इक्वल टू 1/2 एक रूट आ जाएगा, इसका बराबर है दोनों के दोनों, और x इक्वल टू 3/2 भी आ जाएगा। दो रूट्स आएंगे क्या, टेल मी। ये तो मुझे यहीं से हिंट मिल गया था पहले ही, 1/2 पे भी 0 आ रहा था, 3/2 पे भी। तो क्या लग रहा है, दो रूट्स आएंगे? नहीं सर, x इक्वल टू 1 पे तो पता ही चल रहा है दोनों के दोनों वैसे ही बराबर हो जाएंगे, तो x इक्वल टू 1 भी आ गया, 3 रूट्स आ गए। तो एक आइडिया मुझे लग गया कि विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के मेरे पास 3 रूट्स आ गए। तो बन गई क्या बात, क्या कि सर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के 3 रूट्स अगर हैं, तो इस रिजल्ट की हेल्प से मैं क्या बोल पाऊंगा कि इसका जो डेरिवेटिव है उसके कितने रूट्स होंगे, एटलीस्ट 2 रूट्स तो होंगे। और ऑप्शन नंबर 1 में यही तो था, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट 2 रूट्स। 0 से 2 में बात चल रही थी, चेक करो तीनों के तीनों 0 से 2 में है क्या, हाँ जी 0 से 2 में, तो ऑप्शन 1 वुड बी करेक्ट। यस, तो बड़े काम का रिजल्ट है ये, तो बड़ा बेसिक सा रिजल्ट है। और कहां से आया, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो इसका प्रूफ भी बड़े आराम से पता चल जाएगा तुम्हें। देखो एक बार, अगर मैं कोई फंक्शन बनाऊं, मान लो ये फंक्शन है, तो ये एफ एक्स का फंक्शन है, अगर ये इसके रूट्स हैं कि भाई अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, 4 रूट्स दिख रहे हैं ना। तो क्या तुम देख पा रहे हो कि अल्फा 1 अल्फा 2 के बीच में एक बार उसको टर्न लेना पड़ रहा है, तो यहां पे एक रूट आ जाएगा इसके डेरिवेटिव का। सिमिलरली अल्फा 2 से अल्फा 3 में एक बार टर्न लेना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा, डेरिवेटिव का रूट आ जाएगा, डेरिवेटिव का रूट आ जाएगा। तो जितनी बार वो टर्न लेगा उतने बार डेरिवेटिव के रूट्स आते जाएंगे। तो कम से कम इसके अगर 4 रूट्स थे, इसके 3 रूट्स तो कम से कम होंगे ही होंगे। डन, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसी रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है, वो भी मीन वैल्यू थ्योरम वाले रिजल्ट के ऊपर। लेट अस ट्राई। अब ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको। लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर थ्राइस डिफरेंशिएबल दे रखा है। क्यों दे रखा होगा, क्योंकि सर इसने खुद ही ट्रिपल डेरिवेटिव का यूज करा है, इसीलिए देना पड़ रहा है इसको, कोई बात नहीं। सच दैट ये कुछ कंडीशंस गिवन है, वैल्यूज गिवन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, देन द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, फिर से एटलीस्ट वाला केस आ गया। एटलीस्ट कितने रूट्स होंगे इस फंक्शन के। यस, याद करो क्या सीखा था हमने कि सर जिस इक्वेशन के भी एटलीस्ट रूट्स फाइंड करने होते हैं, मैं उसको डायरेक्टली नहीं फाइंड करता, उसके इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन से फाइंड करता हूं कितने रूट्स हैं उसके। यही काम फिर यहां पे ट्राई करते हैं। क्या करें, एक काम करते हैं सर, इसको ना कुछ मान लेते हैं, gx मान लेते हैं अभी के लिए। यस, तो मुझे क्या चाहिए, gx इक्वल टू 0 के नंबर ऑफ रूट्स चाहिए, एटलीस्ट कितने रूट्स हैं ये फाइंड करने हैं मुझे। क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे सर। सो कंसीडर इसका इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस एफ इंटू एफ ट्रिपल डैश dx। इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या आ रहा है मेरे पास। सो इंटीग्रल ऑफ gx, राइट। लेट्स सी कर पाएंगे क्या इंटीग्रेट। फर्स्ट वाला पार्ट तो हो जाएगा सर, क्यों, क्योंकि एक फंक्शन है, एक इसका डेरिवेटिव है, तो मुझे पता है इसको अगर मैं t मान लूंगा तो एफ डबल डैश वाला dx के साथ क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा।
तो फर्स्ट वाले का इंटीग्रल तो आ गया। एक काम करते हैं, चलो वेट करो, इसको ना मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा समझना। सो 3 टाइम्स एफ डैश इंटू एफ डबल डैश डी एक्स प्लस एफ इंटू एफ ट्रिपल डैश डी एक्स। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, दिस वुड बी टी, दिस वुड बी डी टी। टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, टी स्क्वायर बाई 2 होती है। तो सर ये तो आ गया 3 टाइम्स एफ डैश का स्क्वायर बाई 2। इसकी इंटीग्रेशन कैसे करें, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगा के देखें क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसको मैं और तो ज्यादा डिफरेंशिएट कर नहीं पाऊंगा, 4 बार हो जाएगा नहीं तो इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, इंटीग्रेट करेंगे इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन। चेक करो, सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, डबल डेरिवेटिव आ गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ द सेकंड, ये आ गया। और ये वाला तो अगेन मैं इंटीग्रेट कर ही दूंगा सर, अभी तो करा था मैंने टी और डी टी मान के। तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी है, एफ डैश का स्क्वायर बाई 2। तो थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 टाइम्स दिस माइनस दिस, सो वी आर गेटिंग एफ डैश का स्क्वायर प्लस एफ इंटू एफ डबल डैश। ये चीज आ चुकी है मेरे पास। यस, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, एच एक्स मान लेते हैं। तो एच एक्स फंक्शन आ गया जी एक्स वाले को इंटीग्रेट करके। तो मैंने क्या बोला था कि मुझे इसके रूट्स फाइंड करने की ट्राई करनी है। अगर इसके रूट्स आ गए तो मीन वैल्यू थ्योरम से इसके रूट्स भी बता पाएंगे, अगर इसके 4 आ गए तो इसके एटलीस्ट 3 होंगे। तो अब सोच के बताओ, इसके रूट्स फाइंड कर पाएंगे क्या? नहीं सर, इसके भी नहीं फाइंड कर पा रहा मैं तो डायरेक्टली। बट मैं एक चीज नोटिस कर पा रहा हूं, क्या कि ये जो पूरी चीज है ना, ये तो डेरिवेटिव लिखा गया, एग्जैक्ट डेरिवेटिव है किसका, एफ डैश इंटू एफ का। नोटिस करो, सही बात है क्या, यही तो आएगा एफ डैश इंटू एफ का डेरिवेटिव, सही बात है सर। तो इसका मतलब क्या कि सर अगर मुझे अब इसके रूट्स फाइंड करने हैं ना, तो मैं डायरेक्टली नहीं कर पा रहा, इसके लिए भी सेम काम करूंगा, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा बैठ के। तो जो काम पहले करा था वो मुझे एक बार और करना पड़ रहा है, दो स्टेप्स करने पड़ रहे हैं। तो एच एक्स को इंटीग्रेट कर दो, क्या आएगा, सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ इंटू एफ डैश। तो ये तो एफ इंटू एफ डैश ही आ गया। इसको कुछ नया नाम दे दो, क्या मान लें इसको, के एक्स मान लेते हैं। सो मेरे पास ये फंक्शन आ चुका है, के एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई तो मैं नहीं ही कर पाऊंगा। वैसे तो कर सकते हैं सर, इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, के एक्स वाला फंक्शन आ गया मेरे पास। अब मुझे सोच के बताओ, क्या मैं के एक्स के नंबर ऑफ रूट्स फाइंड कर सकता हूं क्या, कैन वी डू दैट? यस। और देखो इसमें ना एक डाउट आएगा बच्चों का, सॉरी मैंने मिस कर दिया, कि सर जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी तो आएगा। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट में 0 मान के चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखो मेरा इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं इसको एग्जैक्ट इंटीग्रेट करूं, मेरा टारगेट तो ये वाला फंक्शन क्रिएट करने का था, समझ रहे हो? तो मुझे किसी ने ये थोड़ी बोला कि मैं इंटीग्रेट करूं बैठ के, मुझे तो एक ऐसा फंक्शन चाहिए था जिसको डिफरेंशिएट करके ये वाली चीज आ जाए। तो मैंने तो अपनी सुविधा के लिए करा है ये इंटीग्रेशन वाला। तो मैंने क्या करा, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है उसको 0 मान लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। यस, ठीक बात है। अब मेरे पास ये फंक्शन आ गया, अब इसके रूट्स फाइंड करने की ट्राई करते हैं के एक्स इक्वल टू 0 के। तो के एक्स इक्वल टू 0 कब होगा, जब या तो एफ एक्स 0 हो जाए या फिर एफ डैश एक्स 0 हो जाए। और मुझे लग रहा है इसके रूट्स में फाइंड कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ये कुछ वैल्यूज दे तो रखी है। तो इन वैल्यूज की हेल्प से मैं क्या करता हूं ना, देखो जब भी ऐसे रैंडम वैल्यूज दे रखी होती है, हमेशा ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं वहां से। तो ग्राफ बनाते हैं एफ एक्स का। कैसा ग्राफ बनेगा, देखो ध्यान से, ये मेरी एक्स एक्सिस बन गई है। कौन कौन सी वैल्यूज है मेरे पास, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। सो 0 1 2 3 4। चेक करो 0 पे क्या वैल्यू है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, 0 ही है सर। 1 पे कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है। 2 पे नेगेटिव, 3 पे पॉजिटिव, 4 पे नेगेटिव। फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इनको ज्वाइन कर देते हैं चुपचाप। इतना दे रखे मुझे, 4 के बाद की जानकारी मेरे पास नहीं है। क्या पता चल गया सर, फंक्शन को देख के, ग्राफ को देख के पता चल गया कि कौन कौन से रूट्स हैं इसके। एक तो x इक्वल टू 0 है, काउंट ही कर लेते हैं वैसे। कौन कौन से रूट्स आ गए, एक तो सर ये आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। सो एफ एक्स इक्वल टू 0 के 4 रूट्स हैं मेरे पास। यस और नो, तो बन गई बात सर। देखते जाओ, अब रैप अप करने का टाइम आ गया इसको। एफ एक्स इक्वल टू 0 के सर 4 रूट्स हैं।
तो बता दो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के कितने रूट्स होंगे? एटलीस्ट 3 रूट्स होंगे। वही वाला रिजल्ट काम कर रहा है मेरा। तो इसमें कितने आ गए? एटलीस्ट 3 रूट्स आ गए। 4 यहां से आगे, 3 यहां से। दैट मीन्स क्या कि सर के एक्स इक्वल टू 0 के ना कितने रूट्स आ गए? 7 रूट्स आ गए। मिनिमम वर्ड यूज कर लेते हैं, मिनिमम 7 रूट्स आ गए। के एक्स का जो डेरिवेटिव था वो क्या था? एच एक्स था। तो एच एक्स इक्वल टू 0 के कितने रूट्स आएंगे? के एक्स का डेरिवेटिव के डैश एक्स एच एक्स, इसके कितने रूट्स आ जाएंगे? एक रूट कम हो जाएगा सर, मिनिमम 6 रूट्स आ जाएंगे। बट मुझे तो किसके रूट्स चाहिए थे? जीएक्स के चाहिए थे। जीएक्स क्या है? जीएक्स को इंटीग्रेट करके एच एक्स आया था, तो मतलब एच डैश एक्स है। तो जो एच डैश एक्स है मेरा, दैट इज जीएक्स, उसके कितने रूट्स आ गए? एक रूट और कम हो गए सर, 5 रूट्स आ गए। तो क्या मजेदार क्वेश्चन था। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ जीएक्स इज 5। आगे मजा। तो पिछले क्वेश्चन वाला कंसेप्ट यूज हुआ है, बट कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया? क्योंकि सर एक बार इंटीग्रेट करके बात नहीं बनी, दूसरी बार इंटीग्रेट करना पड़ा, नंबर ऑफ स्टेप्स मेरे इंक्रीज हो गए। ओके, तो एक बार दोबारा से देख लेना और रिपीट कर रहा हूं। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम क्या होती है, अगर मैं वो डिटेल में नहीं भी करना चाह रहा, मैं छोड़ सकता हूं, सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये एक रिजल्ट में याद रख लूंगा, एक तो ये वाला रिजल्ट और एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वाला एफ ए इंटू एफ बी वाला, ये भी मुझे पता होना चाहिए, ये तो सिलेबस में है भी है। ओके डन। तो इसी के साथ ये सेशन हमारा कंप्लीट है। सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, जो भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे कंसेप्ट्स भी हमने कवर करने की ट्राई करी है। इसके अलावा अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स, यू कैन गो टू द मार्क्स ऐप, वहां पे ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। ओके, बाय बाय, थैंक यू।